नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमारा मुद्दा है कश्मीर टूरिज़्म, इससे जुड़े लोग और उनको दरपेश मसाइल। तो कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे अपना रोज़गार कमाते हैं, इससे आज हम आपको रूबरू कराते हैं। तो नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट जेके का सफ़र शुरू करते हैं और शुरुआत में हम आपको रूबरू कराते हैं यहाँ की खूबसूरती से और दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ देखने के लिए और क्या कुछ कहना है यहाँ जो घूमने के लिए लोग आते हैं, वो क्या कहते हैं इस जगह के बारे में। जम्मू कश्मीर का नाम आते ही फितरी खूबसूरती का ख्याल आता है। पहाड़, कोहसार, झील, झरने, हरे भरे जंगल और रूह परवर फजा अफसुर्दा दिलों को सुकून बख्शते हैं। जोग्राफियाई एतबार से मुनफरिद होने के नाते कश्मीर का मौसम भी इस हसीन सरजमीन के ऐन मुताबिक है, जहां बहार के मौसम में जा बजा तरोताजगी और रंगीनियों का एहसास होता है। पिछले चंद सालों से मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर एक माह मुल्की और गैर मुल्की सयाह 60 से ज्यादा अक़साम के रंग बिरंगे फूलों का नजारा करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। यही वो मौसम है जब यहाँ की बादाम के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ इन फूलों की महक होती है। मौसम गर्मा में उछलते गाते झरने और हरियाली लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इस मौसम में मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और कई लोग इस गर्मी से बचने के लिए कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख करते हैं और इसी मौसम के आसपास सालाना अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाती है और लाखों अकीदतमंद इस यात्रा के लिए पहुंचते हैं और यात्रा के दौरान पहलगाम, सोनमर्ग के साथ साथ श्रीनगर में गहमा गहमी रहती है। यात्रा के साथ यहाँ के मुसलमान भी सदियों से मुंसलिक हैं और कश्मीर का रिवायती भाईचारा हर सू देखने को मिलता है। वहीं कश्मीर के मुनफरिद दरख्त चिनार के पत्ते सब्ज से पीले और सुर्ख होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हर तरफ आग सी लगी हुई है। श्रीनगर के मुगल बागात और नसीम बाग मकामी लोगों के साथ साथ बैरून रियासत से आए मेहमान इस दिलकश नजारे से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। सरमा की बात न करें तो बात अधूरी रह जाती है। मौसम सरमा अभी जारी है। हल्की हल्की बर्फबारी एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस मौसम में कई ममालिक से गुलमर्ग की ढलानों पर स्कीइंग करने के लिए स्काई लवर्स यहां पहुंचते हैं। कश्मीर को कुदरत ने जहां ऊंचे पहाड़ दिए हैं, वहीं यहां के बागात, यहां की झीलें, सेहत अफजा मकामात, जम्मू से लेकर लेह तक तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात जैसे दरगाहें, मंदिर, गुरुद्वारे और मॉस्ट्रीज शामिल हैं। एडवेंचर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी रियासत में बहुत से अच्छे मकामात हैं। जो बरादरी है, आपसी बरादरी है, उसका ख्याल करके हम देखें तो जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर के वादी टूरिज्म में सरफहरिस्त आता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी शख्स कोशिश करता है और चाहता है कि मैं एटलीस्ट एक बार कश्मीर आऊं और ये दुनिया पर मौजूद जन्नत को देखूं। वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से बरसों से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपनी जानिब खींचती है, मगर 3 दहाई कबल कश्मीर में नामुसाइद हालात की वजह से कश्मीर की तरफ सयाहों की आमद में बतदरीज कमी वाक़ई हुई है। काबिल तारीफ हैं सयाहत से जुड़े वो लोग जिन्होंने नामुसाइद हालात के बीच भी न सिर्फ घर का चूल्हा जलाए रखा, बल्कि अपने मेहमानों को लगातार सदाएं देते रहे और सयाहत की रिवायत और इंडस्ट्री को दोबारा जिला बख्शी। यही वजह है कि मनफी तासुर के बावजूद भी मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर का रुख करते हैं। सयाहों को जब कश्मीर के बारे में कहा जाता है तो यही जवाब मिलता है कि जिसने कश्मीर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। You should definitely come here. You know, the views are amazing. The view of Himalaya, the mountains and all that. It's very nice. It looks like a very good place and we are hoping to have a lot of fun here. Please do visit. Kashmir has treated both of us very, very well, and it has been very safe and people have been very, very friendly. झील, झरनों, आबशारों, लालाजारों की ज़मीं, ऐ मेरे कश्मीर तू है चांद तारों की ज़मीं।
کشمیر کو دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے مانا ہی جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہاں مہمان نوازی بھی کسی چیز سے پیچھے نہیں۔ مہمان نوازی کی بات آئے تو مہمان نوازی کھانے کھلانے تک ہی محدود نہیں، وقت آنے پہ یہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی کا ثبوت اپنی جانیں دے کے بھی دیا ہے، چاہے وہ 2014 کے سیلاب کا وقت ہو یا پھر اس کے بعد رہے حالات، اور یا پھر اگر بات کریں غلام محمد گرو کی، جس نے اپنے مہمانوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا دی۔ یہ نظارے 2014 کے تباہ کن سیلاب کے ہیں۔ ایسا وقت جب سری نگر میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور ہر انسان اپنی جان کی حفاظت کو لے کر مصروف تھا۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف اپنی زندگیاں بچا رہے تھے بلکہ اپنے ساتھ ملک کے مختلف ریاستوں سے یہاں آئے سیاحوں کو کاندھوں پر اٹھا کر محفوظ مقامات تک لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد 2016 امرناتھ یاترا چل رہی تھی۔ اسی بیچ اچانک حالات خراب ہونے کی وجہ سے یہاں کئی یاتری درماندہ ہو گئے۔ ان یاتریوں کے لیے یہاں کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے۔ سیاحت سے جڑے لوگوں نے سری نگر کی کئی جگہوں پر انتظامات کیے۔ مہمان نوازی کی سب سے بڑی اور زندہ مثال 60 سالہ غلام محمد گورو کی ہے، جس نے اپنے مہمانوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان گنوائی۔ گورو 8 جون 2016 کو سری نگر کے راج باغ علاقے سے اپنے شکارے میں چند سیاحوں کو بٹھا کر جہلم کی سیر کرانے نکلے تھے اور شکارہ فتح کدل کے پاس حادثے کا شکار ہوئی اور کشتی الٹ گئی۔ شکارے میں بیٹھے لوگ کشتی الٹ جانے سے ڈوبنے لگے۔ اپنے مہمانوں کو ڈوبتا دیکھ غلام محمد ان کو بچانے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کا بیگ ڈھونڈنے کی غرض سے وہ پھر جہلم میں کودے، لیکن اس بار ان کی قسمت اچھی نہیں رہی اور وہ غرق آب ہو گئے۔ گرو کی لاش 6 روز کے بعد چھتابل کے پاس دریا سے نکالی گئی۔ سوارت یہ کہین یہ کہین بسان بیمنہ یہ یور بسان پتہ وہ شیٹ بلسا پلن پھٹو آبس ادھ کیا پتہ بوز تو کہین فتح کدلک غس امیر 7 دہ 7 دہ کھولک سہ پتہ گس مال چھس۔ غلام محمد گورو نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی جو جسمانی طور کمزور ہیں ان کے بال بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ گورو بہت نرم دل اور سخی شخص تھے۔ 2014 کے سیلاب میں انہوں نے راج باغ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کئی لوگوں کی جانیں بچائیں۔ شکارہ چلا کر نہ صرف اپنے بلکہ اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ گورو کی موت سے اس خاندان پر بجلی آ گری۔ اس کی وجہ سے یہ افراد خانہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ پائے ہیں۔ کشتی چلاتا تھا یہاں، کشتی کے بعد کماتا ہے 50-60 روپیہ 100 کماتا تھا، اسے ہم کو دیتا تھا، بھی اپنے پاس رکھا تھا۔ ہمارا گھر بھی چلاتا ہے اپنا پہ اور سب کچھ ہم کو وہی دیتا تھا، وہی ہم کو پالتا تھا۔ پھر بتایا سیم نے جب وہ ڈیتھ ہو گیا، اسے بولا وہ سیم ادھر آیا، اسے بولا ہم آپ کو بچے کو پڑھائیں گا لکھائیں گا۔ غلام محمد گورو کی اس جانبازی کی ہر طرف ستائش ہونے لگی اور گورو کے اہل خانہ سے ہمدردی جتانے کے لیے حکمراں جماعت سے لے کر اپوزیشن تک سرخیاں بٹورنے ان کے گھر والوں کے پاس پہنچے۔ یہاں تک کہ اس وقت کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ان کو کشمیریت کی مثال سے تعبیر کیا اور کشمیر کا ہیرو قرار دیا اور اس کے گھر والوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ جموں کشمیر کی اصلی تصویر اس آدمی نے اپنی جان کو قربان کر کے دکھایا ہے کہ کشمیریت کیا ہے، کس طرح اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہاں کے جو ٹورسٹ آئے تھے ان کو بچایا، ان کی فیملی کو بچایا۔ میں ایسے بہادر، ایسے جاں باز اور جو کشمیر کا نام روشن کرنے والا آدمی، میں اس کو سلام کرتی ہوں۔ اب یہ بہت غریب ہے، ان کی فیملی بہت غریب ہے، میں ان کو بتا دیا سرکار کے پاس جو بھی ہم سے بن پڑے گا ہم اس فیملی کی پوری مدد کریں گے۔ گورو کے اہل خانہ جب اس صدمے سے باہر آنے لگے تو ان کو مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔
तब इन्हें वज़ीर आला का वादा याद आया, मगर गुरु के भाइयों का कहना है कि वो वादे कभी भी वफा न हो सके। इनके भाई वज़ीर आला के घर और सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहे, मगर इनको मदद मिलना तो दूर, इनको वज़ीर आला से मुलाकात तक न नसीब हुई। क्या दुनिया जवान वंकस बार है फीनी वन तिमने यवान यमन बुकिंग आसान तिमने यवान टूरिस यम बाकी लोकल नाव यमन वन यमन प्रथानी का ओतन यात्री यवान तिम वन वन। कश्मीर में 2014 के सैलाब और इसके बाद के हालात की वजह से यहाँ सयाहों की तादाद में कमी आई है और इसका असर सयाहत से वाबस्ता लोगों की माली हालत पर पड़ा है, जिसमें गुलाम मोहम्मद गुरु का हाउस बोट इस कदर मुतासिर हुआ कि उनके हाउस बोट में 2016 के बाद से कोई भी मेहमान नहीं आया और ये लोग अब सरकारी नौकरी से रिटायर बड़े भाई की पेंशन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हाउस बोट की हालत अदम तवज्जोही की वजह से दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। झील डल पे तैरते शिकारे और हाउस बोट किसी तारीफ के मोहताज नहीं। यहाँ घूमने आए टूरिस्ट इन शिकारों में सैर करना और हाउस बोट में रहना और वक्त गुजारना पसंद करते हैं। जितने ये बाहर से शानदार दिखते हैं, क्या इसके अंदर रहने वाले लोग उतनी ही शाहाना जिंदगी बसर करते हैं? आइए लेते हैं इसका जायजा और देखते हैं इनकी जिंदगियों में जाके कि कैसे ये गुजारा करते हैं। कश्मीर फितरी जमालियात का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इस सरजमीन पर रहने वाले लोग किसी न किसी तरह से इन कुदरती मनाजिर से अपना रोजगार भी तलाश करते हैं। सनतों के फुकदान के बायस वादी कुदरती वसाइल पर ही माशी इन्हिसार करती है। श्रीनगर का झील डल कश्मीर के ताज का वो अनमोल नगीना है जिसकी रूह पहली सतह पर टिमटिमाती लहरों के देखे बगैर यहाँ आने वाले सयाहों का दिल नहीं भरता। डल की सतह पर खुशनुमा कतारों में सजे हाउस बोट तो सोने पे सुहागा है। यह हाउस बोट कश्मीर के सयाहत का अहम जुज है और जब तक यहाँ आने वाले सयाह कुछ दिन हाउस बोट्स नहीं गुजारते हैं, इनकी सैर व तफरीह मुकम्मल नहीं होती। श्रीनगर की झील डल, नगीन लेक और दरियाई जेहलम में करीब 900 हाउस बोट हैं। इन हाउस बोट्स में वो हर एक सहूलत मौजूद रहती है जो होटल में आपको मिलती है। हाउस बोट्स को मुख्तलिफ जुमरों में तकसीम किया गया है। जिस तरह होटल में स्टार रेटिंग होती है, इसी तरह ही हाउस बोट्स भी 4 कैटेगरीज के होते हैं। सुपर डिलक्स या ए क्लास हाउस बोट में तमाम सहूलियात दस्तयाब होती हैं। इसके बाद डिलक्स, सी और डी क्लास हाउस बोट है जिसमें कैटेगरी के हिसाब से सहूलियात मिलती हैं। हाउस बोट में क़याम का सिलसिला अंग्रेजों के दौर से चला आ रहा है। कश्मीर को पहले से ही खुसूसी दर्जा हासिल रहा है, इसके चलते बाहर का कोई शख्स यहाँ जमीन नहीं ले सकता है। अंग्रेजों ने यहाँ पर बोट्स बनाए और उस जमाने में ये डोंगे की तरह होते थे। वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव आया और मौजूदा दौर के हाउस बोट ख्वाबों के महल से कुछ कम नहीं होते हैं। एक हाउस बोट को बनाने में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की लागत आती है। कश्मीर में 1990 से पहले तक गैर मुल्की सयाह डल के पिछले साइड रहना पसंद किया करते थे। गैर मुल्की सयाह भीड़भाड़ से दूर रहते थे और यहाँ के लोगों का रहन सहन पसंद किया करते थे। टूरिस्ट को भी एक वेल फैसिलिटी चाहिए जिसमें वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा है कि अच्छे हाउस बोट्स। तो हम लोग इस बैक साइड में रहते हैं, उतना बैक भी नहीं, मिडल ऑफ लेक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत कम टूरिस्ट आते हैं और हम लोग अभी जितने भी सफ़र कर रहे हैं वो हमारा ही ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसमें डी क्लास हो या सी क्लास हो। डल झील वक्त की बेरुखी और लोगों की अदम तवज्जोही का शिकार हो गई। वक्त गुजरने के साथ जहां इसका रकबा कम हो रहा है और सिकुड़ रहा है, वहीं झील में आलूदगी भी अहम मसला बन चुकी है। लोगों का कहना है कि किसी जमाने में यहाँ के लोग इसका पानी पीते थे, लेकिन आज कहानी कुछ और ही है। हालांकि इसके लिए एक अलग महकमा बनाया गया है, लेकिन झील की सेहत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और इसकी हालत को देखकर हाईकोर्ट खुद इसकी निगरानी कर रहा है। इसको तहफ्फुज देने के लिए कई इकदाम भी किए जा रहे हैं ताकि शानदार झील को बचाया जा सके। हाउस बोट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि वो लोग झील के 5% हिस्से में रह रहे हैं, मगर लेक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट इन्हें निशाना बना रहा है। ये डल लेक का मसला है,
اس کو ایسے مسلیڈ کیا گیا ہے آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے کہ یہ ہاؤس بوٹ والے اس ڈل کو پلوٹ کر رہے ہیں، یہ ہاؤس بوٹ والوں نے ڈل کو قبضے میں رکھا ہے، یہ ہاؤس بوٹ والوں نے اس کو برباد کر کے رکھا ہے، یہ مسلیڈ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے گوگل میپ بھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہاؤس بوٹ جو آنرز ہے یا ہاؤس بوٹ کمیونٹی ہے وہ خالی ڈل کے 5% حصے میں ہے۔ شکارا کا چپو چلاتا یہ شخص گہری سوچ میں ہے، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ فیروز شنگلو اس جھیل میں ہی پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، یہیں ان کا خاندان اس جھیل میں کئی پیڑھیوں سے رہ رہا ہے۔ لیکن وقت بدل چکا ہے، پہلے ایسا وقت تھا کہ ان کے بوٹ ینگ ایمبیسڈر میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، لیکن اب منظرنامہ بدل چکا ہے۔ فیروز کی مالی حالت خراب ہے اور گھر کا گزارا مشکل سے چلتا ہے۔ آن لائن سب کسٹمر بکنگ کر رہے ہیں سر، جو ہمارا انڈسٹری ہے سر، ہمارا سیکنڈ لائن میں ہاؤس بوٹ ہے سر، اور جو فرنٹ سائڈ میں ہاؤس بوٹ ہے، کسٹمروں کو چاہیے بڑا بڑا ہاؤس بوٹ جو ہمارا سیکنڈ لائن میں ڈی کلاس اور سی کلاس۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہم لوگوں پہ اتنا کام نہیں، بہت کم کام آتا ہے سر، فیملی کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے سر۔ ابھی اگر ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں، ایک ہی ٹائم کھانا پڑتا ہے سر۔ غربت کی وجہ سے میں نے پڑھائی چھوڑی، میرے کو بہت من تھا، لیکن جب میں نے جو حالات دیکھے اس وجہ سے پھر میں نے چھوڑا۔ جھیل میں رہنے والوں کی کم و بیش یہی کہانی ہے، ایک طرف ان کو روزگار کی کمی ستا رہی ہے، وہیں دوسری طرف کورٹ آرڈر کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ہاؤس بوٹس کی مرمت بھی نہیں کرا پا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان ہاؤس بوٹس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ ایک زمانے میں ہاؤس بوٹس کی تعداد 3000 سے زائد تھی، لیکن اس وقت 1000 سے بھی کم ہے۔ حالانکہ ہاؤس بوٹس کی مرمت کے لیے ڈاک یارڈ چند سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن اس میں آج تک کام نہ کے برابر ہوا ہے۔ دیکھیے، آج سے پہلے 7 سال ڈاک یارڈ کا اوپننگ ہو گیا، تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ تھا، ناصر اسلم وانی سوگامی صاحب تھے وہاں پر، تو خالی ہم نے دیکھا، آج تک وہ ڈاک یارڈ اسی طریقے سے جس طریقے سے تھا۔ میرے خیال سے وہاں پر کسی بوٹ کا ریپیئرمنٹ ابھی نہیں ہوا سر۔ ڈل میں رہنے والے ان لوگوں کو ہانجی کہا جاتا ہے، اور شروعاتی دور میں یہی لوگ سیاحوں کے ساتھ بطور گائیڈ رہا کرتے تھے، اور صدیوں سے یہ لوگ پانی میں رہتے آئے ہیں۔ یہ لوگ ڈل جھیل میں ہی اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے ڈل کو بچانے کے لیے کئی فارمولے دیے گئے ہیں، تاہم زمینی سطح پر کوئی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران کشمیر کے سیاحتی گراف میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کا اثر پہلگام جیسے دور افتادہ سیاحتی مقامات کی ساخت پہ مرتب ہو۔ پہلے 7 سال ڈاک یارڈ کا اوپننگ ہو گیا، تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ تھا، ناصر اسلم وانی سوگامی صاحب تھے وہاں پر، تو خالی ہم نے دیکھا، آج تک وہ ڈاک یارڈ اسی طریقے سے جس طریقے سے تھا۔ میرے خیال سے وہاں پر کسی بوٹ کا ریپیئرمنٹ ابھی نہیں ہوا سر۔ ڈل میں رہنے والے ان لوگوں کو ہانجی کہا جاتا ہے، اور شروعاتی دور میں یہی لوگ سیاحوں کے ساتھ بطور گائیڈ رہا کرتے تھے، اور صدیوں سے یہ لوگ پانی میں رہتے آئے ہیں۔ یہ لوگ ڈل جھیل میں ہی اپنی روزی روٹی کمایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے ڈل کو بچانے کے لیے کئی فارمولے دیے گئے ہیں، تاہم زمینی سطح پر کوئی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران کشمیر کے سیاحتی گراف میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کا اثر پہلگام جیسے دور افتادہ سیاحتی مقامات کی ساخت پہ مرتب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان جنت نما وادیوں میں سیاحتی سرگرمیوں کو دھچکا لگا ہے، بلکہ ان علاقوں میں سیاحتی صنعت سے جڑے لوگوں کا روزگار بھی کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ برف کی سفید چادر میں لپٹی شہرہ آفاق سیاحتی مقام پہلگام کے سبز وادیاں ان دنوں اگرچہ ایک منفرد اور حسین منظر پیش کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سیاح قرۂ ارض پر قائم اس جنت نما خطے کی جانب رخ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے ہوٹل خالی پڑے ہیں اور سڑکیں سنسان۔ ایسے میں گویا یہ خوبصورت خاموش نظارے سہمے ہوئے کسی کے انتظار میں ہوں۔ پہلگام صدیوں سے ملک اور بیرون ملک سیاحوں کی پسندیدہ جگہ رہی ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران یہاں کا سیاحتی گراف تیزی سے نیچے آ گیا، جس کی وجہ سے یہاں کی سیاحتی صنعت سب سے زیادہ متاثر ہو گئی اور یہاں کے لوگوں کا روزگار بھی کافی حد تک متاثر ہوا۔
इस वजह से सयाहती सनत पर इन्हिसार करने वाले अफराद के लिए सयाहों का न आना बाइस तशवीश है, जबकि अक्सर होटलियर्स होटलों में तैनात स्टाफ की तादाद भी कम कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस स्नोफॉल में एटलीस्ट, ताकि टूरिस्ट का जो ज़्यादा फुटबॉल है वो यहाँ पर हो, लेकिन है नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। इट्स बेटर नोन टू द स्टेक होल्डर्स, उनको मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर मतलब देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है, हम इतने मतलब क्यों हम सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर। कश्मीर की मईशत में सयाहती सनत रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करती है। ऐसे में न सिर्फ होटल इंडस्ट्री बल्कि सयाहत पर मुनहसिर करने वाले टैक्सी ऑपरेटर्स और हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता अफराद भी सयाहों के न आने की वजह से बड़ी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। और ऐसे में न सिर्फ पहलगाम बल्कि कश्मीर के दीगर दूर दराज इलाकों में सयाहती सनत से वाबस्ता लोग अब बेयार व मददगार रोजगार के लिए फिक्रमंद हैं। दूसरी जानिब कश्मीर के दस्तकारी शोबे ने जहां दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान बना ली है, वहीं शोबे का भी बराह रास्त असर सयाहती सनत पर भी पड़ा है। लेकिन सयाहों की कमी की वजह से न सिर्फ सयाहती सनत बल्कि इससे मुंसलिक दीगर शोबे भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। यहाँ का रोजगार जो है बहुत सारा टूरिस्ट पे ही डिपेंड है, डायरेक्टली इस पे असर पड़ता है कि काम बहुत कम है, बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं, जिसकी मतलब जितना एक्सेप्ट होता है कि बर्फबारी हो गई है अब ज़्यादा आएंगे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। कभी बॉलीवुड सितारों और हिदायतकारों की पसंदीदा जगह मानी जाने वाली पहलगाम में इन दिनों सयाह ना के बराबर आ रहे हैं, जबकि शुमाली और जनूबी कश्मीर में वाक़े सयाहती मकामात की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। लोगों का मानना है कि माजी में जिस तरह फिल्मसाज यहाँ आते थे, कुछ वक्त से वो सिलसिला बंद हो गया। ऐसे में महकमा सयाहत और सरकार समेत दीगर मुताल्लिकीन के अदम संजीदगी भी सामने आ रही है। इस वजह से सरमाई सयाहत के मादे से भरपूर पहलगाम का रुख करने वाले सयाहों की तादाद में कमी आई है। ये फुली पोटेंशियल है यहाँ पे स्कीइंग के लिए, स्केटिंग के लिए, जितने भी विंटर रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर हो सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। लेकिन क्या कर सकते हैं, पता नहीं किस अननोन रीजंस की वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मकामी लोग जहां सयाहती सनत के पटरी पर नीचे आने के लिए कई वजूहात को जम्मू कश्मीर में 1990 में नामुसायद हालात के साथ ही रियासत में सयाहत पर मनफी असरात मुरतब हुए और इसका सबसे ज्यादा असर कश्मीर की सयाहत को झेलना पड़ा। 3 दहाइयों के बाद यहाँ के हालात इतने खराब तो नहीं हैं, ताहम कश्मीर के मुतालिक कश्मीर से बाहर मनफी तशहीर की वजह से यहाँ सयाहत पर काफी असर पड़ा है। महकमा सयाहत हर साल मुल्क और बैरून मुल्क में मुनक्किद होने वाले टूर एंड ट्रैवल मार्ट्स में कश्मीर के लिए खुसूसी मुहिम चलाते हैं। कश्मीर की जमीनी हकीकत बताने के लिए हर साल की तरह दिल्ली में मुनक्किदा साटे, मुंबई में OTM जो 23 ta 25 जनवरी को हुआ, आप आइए हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देख लीजिए, के साथ साथ मुल्क के कई शहरों में रोड शोज भी किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कश्मीर आने की दावत दी जाए। इस साल के लिए होटल एसोसिएशन ने कश्मीर घूमने आने वालों के लिए भारी रियायत का ऐलान भी किया है। महकमा सयाहत की भरपूर कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कश्मीर की जानिब राग़िब किया जाए। रोड शो चल रहे हैं 3-4 जगह, हम वहाँ भी कर रहे हैं, लोकल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी हमारा राब्ता लगातार है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए और ऑटोमेटिकली उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली रेज हो जाए। जम्मू कश्मीर को आलमी सतह पर कंप्लीट डेस्टिनेशन का दर्जा हासिल है। मतलब यह है कि यहाँ पर हाई एंड टूरिज्म, एडवेंचर, पैराग्लाइडिंग, गोल्फ कोर्स मौजूद हैं। सयाहों के लिए पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग के साथ साथ अनगिनत सयाहती मकामात हैं। जम्मू में जहां माता वैष्णो देवी है, वहीं कश्मीर में अमरनाथ के साथ साथ सूफी बुजुर्गों की दरगाहों के अलावा हजरत बल जैसी दरगाह है। लद्दाख में बुद्ध मत की कई मॉस्टरीज हैं। लद्दाख एडवेंचर टूरिज्म का भी अहम मकाम बन चुका है। जम्मू कश्मीर में सेहत से वाबस्ता लोगों का मानना है कि कश्मीर को सही मार्केटिंग की जरूरत है, जिसके बाद कश्मीर को मुल्क का पसंदीदा सेहती मकाम बनने में कोई नहीं रोक पाएगा।
जो एडवेंचर टूरिज्म है हमारा या रिक्रिएशनल टूरिज्म बहुत ही टॉप पे होगा रियासत जम्मू कश्मीर में, और वादी में मैं खास जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर उसका ज़्यादा ही कुछ पोटेंशियल है। मुल्क का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी ये दिली ख्वाहिश ना हो कि वो कश्मीर घूमे। प्रमोशन के साथ साथ कश्मीर के हालात में बेहतरी जरूरी है। कई माहिरीन का मानना है कि जिस दिन कश्मीर में हालात बेहतर होंगे उसके बाद कश्मीर का कोई सानी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली बार किसी और जगह और किसी और मुद्दे पे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए मुझे और ग्राउंड रिपोर्ट जे&के की पूरी टीम को इजाज़त। खुदा हाफिज।